नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंग भूषण अपने चैनल न्यूज़ अलर्ट में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। अब किसान आंदोलन की जो अद्यतन स्थिति है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो लगातार जो किसान आंदोलन को लेकर के सोशल मीडिया पे और या फिर यूँ कह लें लोकसभा से संसद से सड़क तक जो चर्चाएं हो रही हैं, किसान आंदोलन की गंभीरता को और इसकी मकसद को ये तमाम चर्चाएं खत्म करती जा रही हैं। अगर हम सबसे पहले समझें कि किसान आंदोलन में जो चीज़ें हो रही हैं वो इंटरनेट सोशल मीडिया पे कोई पबजी ऐप्स नहीं है जिसको लेकर कोई भी राह चलता व्यक्ति इस आंदोलन के मुद्दे पर अपनी बयानबाजी करता है या अपनी टिप्पणी देता है। कभी आपने सोचा है, मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश करता हूं कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में समझनी चाहिए। कृषि के परिप्रेक्ष्य में, कृषि में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में चौथे स्थान पे है। 5वें स्थान पे रसिया है, इतना बड़ा कंट्री। जनाब आप समझिए कि भारत से ऊपर ब्राजील, ब्राजील से ऊपर अमेरिका और अमेरिका से ऊपर आपका पड़ोसी राज्य चाइना है। लेकिन सिर्फ खासियत एक ही है कि भारत के किसानों का, जो भारत का कुल से है, उसमें 16% का योगदान है। यह दुनिया में किसी देश के किसानों का योगदान नहीं है। तो हमारे किसान काफ़ी समृद्ध हैं, लेकिन इनको एक सही दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि ये दृष्टिहीन दिशाहीन न हो। अब आप ले लें कि जो 3 विधेयक आए हैं, इन तीनों विधेयक के ऊपर बहुत छोटी सी टिप्पणी में, वैसे मैंने अपने पिछले 2-3 एपिसोड में भी समझाया हूँ, और वैसे कई यूट्यूब चैनल या चैनल जो तमाम टेलीविज़न चैनल हैं, अखबार हैं, उसमें भी आ रहा है कि विधेयक 2020, चूँकि ये 2020 में शुरू किया है, तो इसमें एपीएमसी के दायरे से बाहर जो जाकर के बिना किसी रुकावट के किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं, यह संभव है। यानी कि उन किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और इसमें जो मंडी है और बाजार समिति है और इसमें बैठे जो बिचौलिया हैं, जो घुन की तरह किसानों को चाट रहे हैं, उनके इनकम पर बैंडल हो जाएगा। और यह मूल कारण है इस आंदोलन का। यह आंदोलन बेसिकली किसानों का नहीं, उन बिचौलियों का है, और यह राज्य सरकारें उन्हें प्रवोक कर रही हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को आने वाली जो टैक्सेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी पर बात करें तो मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020 है। यह क्या है? यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिचौलियों का कहीं कोई रास्ता नहीं। कंपनी आएगी, किसानों से बात करेगी और उनके फसल को एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उससे रेट होगा उस रेट पर ले लेगी। किसान भी निश्चिंत रहेगा और कंपनी भी आएगी। इससे कंपनियों का समावेश ग्रामीण भारत में होगा। मल्टीनेशनल कंपनियां ग्रामीण भारत की तरफ रुख करेंगी। हमारे गांव की दशा बदलेगी। हमारे गांव के लोग जो पलायन करके शहरों की तरफ जा रहे हैं, वो पलायन रुकेगा। लेकिन इन पर किसी का दिमाग नहीं जा पा रहा है। लोग उसको गलत ढंग से एक प्लान्ड वे के में किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की तरफ मल्टीनेशनल कंपनियों का आप समझ रहे हैं मोटिवेशन या मूवमेंट कितनी बड़ी चीज है। उस सबसे अंतिम में एक थोड़ी सा विवादास्पद चीज आ रही, आवश्यक वस्तु संशोधन नियम 2020, जो 1955 में इन्हें बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये काला बाजारी का मुख्य स्रोत हो गया था। उसे सरकार ने हटा लिया। अब इस सरकारी नियंत्रण जो हट गया है, जिसमें खाद्य तेल, अरहर के दाल हैं और उसके अलावा प्याज, आलू जैसे कई कृषि उत्पादक हैं, जो उसमें स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। और यह इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। भारतीय बाजार में आप देखिएगा कि कई जगहों पे खाद्य तेलों की कीमत बढ़ने लगी है। अब इनकी बात करें हम, ये जो किसान आंदोलन के मूवमेंट को हाईजैक करके आगे चल रहे हैं, टिकैत, राकेश टिकैत हैं, ये गाजियापुर बॉर्डर पर चल गए। चूंकि ये यूपी के रहने वाले हैं, पंजाब वाले, हरियाणा वाले थोड़े से साइड हो गए। पंजाब हरियाणा के कई किसानों ने तो विड्रॉ भी कर लिया, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने टिकैत के बारे में सोचा है? टिकैत की संपत्ति कितनी है? टिकैत के पास जमीन कितने हैं? टिकैत का पूरा परिवार इस आंदोलन के दरमियान लाखों मैट्रिक टन गन्ना अपनी खेती में भेजता रहा है। जनाब, ये लोग जो हैं, ये मठाधीश हैं, ये बिचौलियों के मठाधीश हैं। ये किसान आंदोलन से सरोकार इनका नहीं है। इनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीति और किसानों के ऊपर बना हुआ वर्चस्व ना खत्म हो जाए, यह इनका मूल जो बेसिक चीजें हैं वो हैं।
आज़ादी से पूर्व तक, अभी से आज़ादी के पहले से वर्तमान 2021 तक सैकड़ों आंदोलन हुए, यूँ कह लें कि क्रांतियाँ भी हुई। कई आंदोलन तो स्वतः समाप्त हो गए, कई कुचल दिए गए अंग्रेजों के ज़माने में, ऑब्वियसली है। कई नए बदलाव के साथ देश के निर्माण में सहायक हुए, जैसे 74 के हुए, चाहे और कई आंदोलन हुए। खास करके गांधी और पटेल या जयप्रकाश लोहिया जैसे लोगों के समकक्ष व्यक्तित्व वाले लोगों का नेतृत्व मिला, वो आंदोलन सफल भी हुए और राष्ट्रहित में हुए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आंदोलन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके दो पहलू हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है, इसे आप अपने अपने पहलू से, अपने अपने नज़रिए से देख सकते हैं। एक वो जो वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई जबरन मुद्दा खोजते रहते हैं, कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ उन्हें जबरन मुद्दा खोजना है, जिसमें कई राजनीतिक दल, सभी संवर्ग के लोग होते हैं, और राजनीतिक दल के अलावे कई जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि छोटे मोटे लोग हैं, या हमारे विधा से भी हो सकते हैं, हमारे संपर्क से भी हो सकते हैं। इन्हें यह सरकार और इस सरकार का नेतृत्व तो हजम नहीं हो रहा। दूसरा पक्ष वह है कि जो देश में बदलाव चाहता है, नई नीतियों के माध्यम से, नई विधेयक के माध्यम से, और देश में बहुत सारी नई नई नीतियां और विधेयक भी आए, बहुत बदलाव चाहता है, और वो उस माध्यम से चाहता है कि किसानों का वैश्विक स्तर पर बेहतर भविष्य हो। और यही नहीं, लेकिन उसमें कुछ अंधविश्वासी लोग हैं जो इस सरकार के अंधभक्त हैं, और इस अंधभक्ति में वो मोदी के भी कुछ अंधभक्त हैं। उन लोगों के लिए ये समर्थक है। हमें देश के हित में और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए किसी भी बदलाव या बिल को मोदी या सोनिया की नज़र से नहीं देखना चाहिए, एनडीए और यूपीए की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमें अपने नज़रिए से देखना चाहिए कि हम एक प्रगतिशील देश के नागरिक हैं, और वैश्विक स्तर पे हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। वैसे तो आंदोलन करने की इस लोकतंत्र में सबों की छूट है। आंदोलन हम सभी करते हैं। बचपन से माता पिता के किसी बात के खिलाफ जिद कर देना, या अपनी जिद मनवाने के लिए ज़मीन पर लौटना, ये भी हमारा आंदोलन हुआ करता था। शिक्षकों के खिलाफ हम, जो शिक्षक ज़्यादा कड़ाई करते थे, क्लास हम छोड़ देते थे, वह भी बचपन का आंदोलन हुआ करता था। और उसके बाद जो संबंधी हमें नसीहत ज़्यादा देते थे, उनसे भी कतराते थे, या उनके यहाँ जाने से हम लोग मना कर देते थे, वो भी हमारा एक विरोध प्रदर्शन था। लेकिन इन सभी विरोध प्रदर्शन आंदोलन हमारे डीएनए में है, लेकिन इन सभी के ऊपर हमारे घर का मुखिया का चलता था, जो पूरे घर की बेहतरी समझता था। किसी बिल या विधेयक को जो अभिभावक होते हैं या लोग होते हैं जो निर्माण करते हैं संविधान में, किसी बिल या विधेयक को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना समय लगता है, यह लाल किले पर तांडव करने वाले और एक पीला फटा हुआ कपड़ा फहराने वाले नहीं समझ सकते। उनके जेहन के बहुत ऊपर की चीज़ है। चलिए हम एक नज़र में देखते हैं, सोचते हैं कि एक विधेयक को बनाने में ये मतलब कितनी मेहनत होती होगी। पूरे सर्वे से किया जाता है, कई एजेंसियां सर्वे की जाती हैं, गांव की माटी, गांव की बीज, क्लाइमेट, देश की बोली भाषा, सिंचाई, सभी चीज़ों पर लेकर किसानों की आय, इनकम, आपदा, सारी चीज़ों को लेकर के कितने पदाधिकारी, कितने मंत्री सारे लगे होंगे। उसके बाद जाकर एक विधेयक बनाया जाता है जिससे हमारे देश के किसानों को फ़ायदा हो। अब यह जो फ़ायदा है, आप इसके विरोध में कहीं सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसका विरोध करना और कहना कि इस चीज़ को पूरी तरह से खारिज कर दो, जनाब, यह घास फूस नहीं है, यह राष्ट्र का संविधान है। इसकी गरिमा को समझना होगा। अब दर्जनों भारतीय, आप देखिए कि इस विरोध में कहीं आपने ऐसा कोशिश की आपने कि भारत में कृषि उत्पाद ऐसे दर्जनों हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग किया जा सकता है। कभी उसको लेकर किसानों ने आंदोलन किया? आप उदाहरण के तौर पे ले लें, एक संतरा जो नागपुर में हमारे देश में मिलता है, हम सभी खाते हैं कि नागपुर का संतरा है, नासिक का प्याज है, हम बोलते हैं। स्पेनिश संतरा जो ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, उससे पतला छिलका और उससे ज़्यादा विटामिन होता है इसमें, कभी लेकिन उसकी ब्रांडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई। दुनिया में सैकड़ों किस्म के आम मिलते हैं, लेकिन लगभग 2-3 दर्जन किस्म के आम हमारे देश में भी होते हैं, लेकिन इन आमों का
रसीले आमों का स्वाद और सुगंध का जवाब दुनिया में नहीं है। ये सर्वोत्तम माने जाते हैं, लेकिन कभी इनकी मार्केटिंग नहीं हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप छोटी सी चीज़ चावल ले लीजिए, हमारे यहाँ चावल जो गरीबों को भी दिया जाता है और बड़े बड़े वीआईपीज़ भी खाते हैं। इन चावल की सुगंध, क्वालिटी, आप इसको दुनिया में चाहें तो ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। दुनिया में चावल हर जगह खाया जाता है। गर्म मसाला, आप समझते हैं पूरे दक्षिण भारत में गर्म मसाले के लिए समुद्री डाकू आए, समुद्री हमलावर आए, समुद्र के रास्ते से लोग आए, और सिल्क रूट को जो जाता था, आप समझ लें उस सिल्क रूट में भी गर्म मसाला की लूट होती थी। और यह गर्म मसाला दुनिया में सबसे ज़्यादा सुगंधित और सटीक भारत में ही मिलता है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग पूरी दुनिया में नहीं हुई। अब डेयरी, एक छोटी सी बात कर लें, डेयरी में हम लोग बचपन में डेनमार्क पढ़ते थे और उसके बाद बहुत सारे देशों को पढ़ते थे। अभी भी देखिए ग्रीक का जो योगर्ट है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्या हमारे यहाँ डेयरी जो होती है उसके योगर्ट नहीं बन सकता? उसको हम वैश्विक स्तर पर उस योगर्ट को नहीं फैला सकते? लेकिन किसानों को इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन इस पर कोई किसान टिकैत टाइप के जो भी नेता हैं, जो किसानों के रहनुमा है, वो नहीं करते हैं। अब उसके बाद आप मिर्च ले लिए। भारत की मिर्च का जो तीखापन है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी दुनिया के कई देशों को देखा है, बहुत लोग भी देखे हैं, आप लोग भी गए होंगे। कभी आप बताइए कि इतना तीखापन नहीं मिलता है, लेकिन इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग दुनिया में नहीं होती है। आप राजगीरा, एक पहाड़ी फल है जो अमरनाथ आप जाते होंगे, यात्रा करते होंगे, ये दुनिया का सबसे हाई प्रोटीन फ्रूट्स है, लेकिन इसकी मार्केटिंग कभी नहीं हुई। बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। आप कश्मीर की सेव, अखरोट, केसर ये ले लीजिए, कहीं इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग, आप अमेरिकन सेव जहां कोई बोलता है, आप एक ठेले पर से चले जाइए और अमेरिकन सेव के नाम पर आपको वो अपने तौलिए में रगड़ के चमका के देगा, आप खाते हैं और बड़ी गर्व से करते हैं कि अमेरिकन सेव लाए। लेकिन जनाब, कश्मीरी सेव उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फ्रूट्सफुल भी है और फ़ायदेमंद है और सुंदर और स्वादिष्ट भी है। एक छोटी सी वानगी, मैं चूँकि बिहार झारखंड से सरोकार ज़्यादा रखता हूँ, तो बिहार में आप जाइएगा तो वहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती अब किसान कर रहे हैं। अम्बा कुटुंबा एक ब्लॉक है औरंगाबाद में, वहाँ के किसान 20 रुपये 25 रुपये पैकेट स्ट्रॉबेरी बेचते हैं। वहाँ से लोग ले जाते हैं, जो मार्केट में 150 और 200 रुपये मिलते हैं। तो वैसी स्थिति में अम्बा कुटुंबा और बिहार की जैसी बहुत सारी जगहें होंगी, उन जगहों में आप देखिएगा कि किसानों को जो प्रॉपर फायदा है नहीं मिलता है। अब बताइए कि इतनी चीज़ों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करने के लिए क्या किसान स्वयं करेगा? क्या टिकैत जैसे जो किसान नेता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इन चीज़ों की मार्केटिंग करवा लेंगे? नहीं। उसके लिए व्यवहारिक रूप से सोचना होगा कि इनकी मार्केटिंग निजी कंपनियां कराएंगी। हाँ, यद्यपि कि उन पर अंकुश रखना सरकार का काम है, उस पर अंकुश रखना भी चाहिए, लेकिन वो काम निजी कंपनियां ही कराएंगी, सरकारी बाबुओं से नहीं होगा। सरकारी बाबुओं के हालात और उनकी जानकारी आपको मालूम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सदन के अंदर जो देश के बड़े बड़े राष्ट्र नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की एक नेत्री हैं सदन के अंदर, उन्होंने भी बड़ी जोशो खरोश से भाषण दिया और मोदी को बहुत लताड़ा उन्होंने। मोदी को कई बातें उन्होंने ऐसी कह दी, खैर छोड़िए उनकी बात। लेकिन अब राहुल गांधी बजट सत्र में बोलते बोलते किसान आंदोलन पर बोलने लगे, क्योंकि दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। बजट सत्र में कटौती का प्रस्ताव लाया गया, उस पर बोल पाए नहीं। तो वो ऐसे लोग बोलते हैं जिन्हें यह किसानों की दुख दर्द, उनकी मौलिक व्यवस्था और कृषि उत्पादन से संबंधी किसी भी चीज़ की बेसिक जानकारी नहीं है, ना ही वैश्विक स्तर पर चीज़ों की जानकारी है। अब हम बात कर लें, इन्हें अगर कहते हैं तो लोग कहेंगे कि मोदी के ब्रांड में लोग बोलते हैं, लेकिन भैया मोदी जी भी कुछ कम नहीं है। सदन में उन्होंने आंदोलन जीवी कह दिया। आंदोलन जीवी मतलब जीविका के लिए आंदोलन करने वाले। हमारी देश की आज़ादी की बुनियाद आंदोलन है, और महात्मा गांधी से पहले और महात्मा गांधी के बाद वर्तमान तक बहुत राष्ट्रीय नेता, प्रणनेता हमारे देश में आंदोलन किए, और उनके आंदोलन की वजह से आज़ादी मिली। देश में कई अच्छे कार्य हुए, देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। आज जो नमक खाते हैं वो नमक आंदोलन की ही देन है। मुझे इन तमाम मुद्दों पर
आपसे जो चर्चाएं की, अब आप समझ गए होंगे कि आंदोलन की बुनियाद में बहुत कुछ नहीं है, समझने की ज़रूरत है और हम एक प्रगतिशील देश के नागरिक के नज़रिए से समझें। मैं दुष्यंत की कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं और यह समझना होगा कि ये पंक्तियां सत्ता पे सटीक बैठती हैं या आंदोलन के जो तथाकथित जो किसान आंदोलन के नेता बनने फिर रहे हैं उनके ऊपर सटीक बैठती हैं। नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, नज़र नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और आपको कोई सुझाव हो तो स्वाभाविक रूप से कमेंट्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।